गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग दक्षिण अफ्रीका का ही उदाहरण लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। और आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो नया लोकतंत्र स्थापित हुआ, वहाँ दमन करने वाले जो श्वेत लोग थे और दमन सहने वाले जो अश्वेत लोग थे, दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। लेकिन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा कर पाना कठिन था, आसान नहीं था। और दोनों के अंदर एक ख़ास किस्म का डर था। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन का जो मूल सिद्धांत है, उसे कोई समझौता न हो। और दूसरी तरफ जो श्वेत गोरे थे और जो कि अल्पसंख्यक भी थे, उनको अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। तो लंबी बातचीत के दौरान दोनों में आपस में समझौता हुआ और श्वेतों ने, गोरे लोगों ने बहुमत के शासन के सिद्धांत को स्वीकारा। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। और अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे, बल्कि उसमें श्वेतों यानी अल्पसंख्यकों के भी मतों का ध्यान, विचारों का ध्यान रखा जाएगा और गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा वे नहीं करेंगे। समझौता तो हो गया, आपस में मिल बैठकर बातचीत भी हो गई। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कैसे वे कही सुनी बातों पर विश्वास कर लें, क्योंकि कही सुनी बातों का कोई आधार नहीं होता है। श्वेत अश्वेत एक दूसरे की बात को मान गए, लेकिन कब इस समझौते को तोड़ देंगे, इसका कोई निश्चित नहीं था। तो ऐसे में दोनों को अपने अपने हितों की चिंता थी। समझौता भी कर लिया, लेकिन ये समझौता और भरोसा बरकरार रखने का एक ही तरीका था कि जो कुछ भी समझौता हुआ है उसको लिखा पढ़त में लाया जाए और दोनों लोग उस लिखत पढ़त को माने। तो स्वाभाविक है कि इस लिखत पढ़त में, इस समझौते में भविष्य में शासक का चुनाव कैसे होगा, कौन से नियम बनेंगे, जो सरकार चुनी जाएगी वो क्या क्या कर सकती है, नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे, और जो लोग चुन के आएंगे वो मनमानी तरीके से काम नहीं करेंगे, इसके लिए भी नियम कायदे बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो बुनियादी तौर पर एक समाज में ज़रूरी होती हैं कि कुछ ऐसा कानून, कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिसका एक लिखित स्वरूप हो। तो अफ्रीका में ऐसा हुआ और इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि संविधान की रचना कोई दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है, बल्कि हर एक लोकतांत्रिक देश जहाँ पर विभिन्न समूहों के लोग मिल करके अपने शासक का चुनाव करते हैं, वहाँ पर एक नियम कायदे, एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग जो है कि आते हैं
कि संविधान क्या है। हालांकि आप समझ गए होंगे, तब भी उसको हम लोग अब समराइज करके ये देखते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। अब संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान के कुछ कार्य आप यदि देख लेंगे तो उससे आपको संविधान की आवश्यकता का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जैसे अफ्रीका के केस में देखा कि श्वेत और अश्वेत और अन्य जो नस्ल के वहाँ पर थे, उन लोगों में भरोसा और सहयोग की भावना कैसे विकसित हुई? सिर्फ लिखित रूप में जब यह दस्तावेज के रूप में तैयार हो गया तो यह भरोसा और सहयोग विकसित हो गया। दूसरा, संविधान ही यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किन लोगों को फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा देखिए कि संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है और साथ साथ हमें यह भी बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। और एक अंतिम चौथा भी है कि संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि लोग क्या चाहते हैं, वो कैसे कैसे देश का सपना देख रहे हैं, वो किस तरह की व्यवस्था में रहना चाहते हैं। तो लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो संविधान के द्वारा व्यक्त होती हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पर संविधान का होना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि ब्रिटेन के खिलाफ़ अमेरिका में लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और फिर अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांस में क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया और फिर धीरे धीरे यह बात चलन में आ गई कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ वहाँ संविधान बनेगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, भारतीय संविधान का निर्माण। अब अपने देश के संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बना। दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियाँ कुछ और थीं, आपके देश की परिस्थितियाँ कुछ और थीं, लेकिन दोनों जगहों की परिस्थितियाँ कठिन थीं। अब आपके देश में चूँकि भारत एक बहुत विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण से यहाँ पर जातीय धर्म के कारण से, समूह विभिन्न प्रकार के समूहों के कारण से, विचारधाराओं के कारण से विविधताएं बहुत हैं। और ऐसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए जिसमें कि सभी लोगों को संतुष्टि मिले, वहाँ पर संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं था। भारत के लोग अब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे आज़ादी के बाद। उसी समय देश में धर्म के कारण से देश का दो हिस्सा बन गया, भारत और पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हज़ारों लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी
बन गए, एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, वहाँ से आने लगे, हज़ारों लोगों की संख्या में लोगों को मारा गया। और ये जो बंटवारे का दंश था वो देश झेल ही रहा था, वो अभी निकला नहीं था, दिल में ही था। और तब तक यह एक महत्वपूर्ण काम सामने आ गया कि देश में भारत का संविधान बनाना है। तो उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर से भारत में अशांति फैल जाए। इसके साथ साथ आप देखिए कि विभाजन से जुड़ी हिंसा तो हुई ही, साथ साथ एक और समस्या थी कि जो देश में देसी रियासतें थीं उनको अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि वो जिस तरह से चाहें, चाहे स्वतंत्र देश के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में अपना शासन करें, या भारत में या पाकिस्तान में वो मिल जाए। तो उन रियासतों का एकीकरण भी करना उस समय एक महत्वपूर्ण काम था। हालांकि इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, उन्होंने यह काम करके दिखाया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलें एक तरफ, लेकिन आपके देश में दक्षिण अफ्रीका की तरह मुश्किलें नहीं थीं, आपस में सहमति बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत जो अनेक बुनियादी बातें थीं उस पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम आंदोलन के दौरान ही शुरू हो चुका था। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। तो इन आंदोलनों से, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो आंदोलन आपके देश के नेताओं ने किया था, उन आंदोलनों से हमें बहुत सारी जो है शिक्षा मिली, जो कि हमारे संविधान बनाने में काम आई। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, और 1931 में जाकर कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव रख करके एक रूपरेखा भी तय की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेज़ों में स्वतंत्र भारत के निर्माण में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से जो सहमति थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, वो सहमति राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान ही बन चुकी थी। इसके अलावा जो है अब औपनिवेशिक काल में राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का रूप तय करने में मदद मिला। और आपको पता है कि जब भारत में हालांकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था अंग्रेज़ों के समय में, लेकिन फिर भी जो है चुनाव होते थे जिसमें हमारे देश के नेता चुन के जाते थे और वे एक नया अनुभव प्राप्त करते थे कि राजनीतिक संस्थाओं का कामकाज कैसे चलता है। और इसके अलावा और भी फायदे थे जिसका संविधान निर्माण में हमें फ़ायदा मिला, कि जो हमारे नेता थे वो विश्व में होने वाली जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्रांतियां हो रही थीं, जैसे फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची, इन सब चीज़ों से हमारे नेता प्रभावित थे। रूस में समाजवादी क्रांति हुई, उसने भी भारतवासियों को प्रभावित किया। तो वहाँ से भी जो है कि बहुत सारी चीज़ों को हमारे नेताओं ने आसानी से स्वीकार कर लिया, इसमें कोई गुरेज नहीं किया।
तो यह जो है कि जो परिस्थितियाँ थीं ये हमारे देश के संविधान निर्माण में काफ़ी सहायक थीं। तो इससे जो है कि हमारे संविधान निर्माण का रास्ता थोड़ा अधिक आसान हो गया, साफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या होती है? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और इस प्रकार से जो संविधान सभा थी वह भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें 299 सदस्य हुआ करते थे और इस संविधान सभा ने संविधान को लिखने का काम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर लिया और 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान बन के तैयार हो गया। लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, क्योंकि इसी दिन की याद में आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब ध्यान रहे कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन हम उसको अगले वर्ष 26 जनवरी तक का इंतज़ार किए और 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया। बच्चों, इसके पीछे कारण ये है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था, प्रस्ताव पारित किया था और 26 जनवरी 1930 से देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और वो आज़ादी के वर्ष तक मनाया गया। तो इसलिए इस दिन की महत्ता को देखते हुए संविधान 26 नवंबर 1949 में लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान बने हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब भी हम लोग संविधान को मानते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया है। तो सबसे पहला कारण ये होगा कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। ये पहला कारण हो जाएगा। फिर दूसरा कारण होगा कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी भारत के ही प्रतिनिधि थे, अंग्रेज प्रतिनिधि नहीं थे। और उस समय बेशक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था और संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किए थे, लेकिन और इसका चुनाव भी मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम लोग पहले किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सारे सदस्य जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि वो देश के अलग अलग हिस्सों से चुन के आए हुए थे। अब आप देखिए कि संविधान सभा में निश्चित तौर पर कांग्रेस उसमें बड़ी पार्टी थी, उसका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी दल विशेष का प्रभाव संविधान पर पड़ा होगा।
और सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। तो यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इस सभा का चुनाव होता भी तो उसका परिणाम वही निकलता। और अंततः जो है हम लोग एक कारण और भी इसको मानने का दे सकते हैं कि जिस तरह संविधान सभा ने अपना काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता को प्रमाणित करता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित था, खुला हुआ था और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने एक प्रारूप संविधान बनाया और संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। अब यहाँ आपको ये जानना चाहिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो संविधान सभा के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई और 1000 से ज़्यादा संशोधन हुए, बदलाव किए गए, यानी कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं रह गई। और कुल 3 वर्षों में 114 दिनों तक गंभीर चर्चा चली। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और उसे आज तक संभाला गया है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जाता है। आज भी संविधान की यदि व्याख्या करने की बात आती है न्यायालयों में, तो वहाँ पर इस पुस्तक का सहारा लिया जाता है। किस पुस्तक का? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स थी, जिसमें संविधान सभा के प्रतिनिधियों ने डिबेट्स किया था, हर कानून के पीछे उसकी मंशा या उसकी उपयोगिता पर चर्चा की थी। वो आज भी हमारे न्यायालयों में जब भी संविधान की व्याख्या की बात आती है तो इसी दस्तावेज को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आपके किताब में कुछ जो सदस्य थे, सारे सदस्यों का तो नाम नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रमुख सदस्य थे उनके नाम दिए गए हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ के थे और इनकी भूमिका क्या थी, ये क्या करते थे। देखिए, जयपाल सिंह हैं, इसी तरह से जो है कि S.C. मुखर्जी हैं, और आप इधर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था। T.T. कृष्णमाचारी हैं, ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेस के नेता थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाए थे। ये डॉक्टर कलाम हैं, अब कलाम आज़ाद हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये शिक्षाविद, लेखक और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये तमाम जो सदस्यों के बारे में इसमें दिया गया है, इसको आप अलग से टिप्पणी के रूप में जो है लिखेंगे, एक नोट्स बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।